हाय दोस्तों आजकल फ्रॉड कॉल, फ्रॉड एसएमएस या फ्रॉड ईमेल की संख्या दिन बर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप भी जरूर किसी ना किसी दिन फ्रॉड कॉल या एसएमएस का शिकार तो जरूर हुए होंगे। हर रोज ना जाने कितनी लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन सब फ्रॉडस्टर के हाथ पे गवा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2023 में पूरी दुनिया में करीब 34 करोड़ लोग साइबर अटैक से प्रभावित हुए हैं, जहां इन हमलों से करीब 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है, जो हमारे देश का जीडीपी का करीब 2 गुना है। क्राइम रिपोर्ट के अनुसार आज हर 40 सेकंड में दुनिया का कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आज दुनिया में इतना साइबर फ्रॉड कैसे हो रहा है। क्यों आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस होने के बावजूद भी इन सब फ्रॉडस्टर को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है जांच एजेंसियों के लिए। फ्रॉडस्टर क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं अपना जानकारी को छुपाने के लिए और किसी कंपनी या इंडिविजुअल से पैसा कमाने के लिए, ये सब का ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में ये भी जानेंगे कि हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सब फ्रॉडस्टर से बचने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आजकल जितनी भी फ्रॉड हो रहा है उसका पहला कदम है हैकिंग। अब हैकिंग क्या होता है? किसी भी बड़े कंपनी की सर्वर जहां उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है या किसी इंडिविजुअल की कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से बिना कोई परमिशन के उस कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम को डैमेज करके पूरा सिस्टम को ही अपना कंट्रोल पे ले लेना और उसका गलत इस्तेमाल करना, इस टेक्निक को हैकिंग कहते हैं। और जो आदमी इस काम को करते हैं उसको हैकर कहा जाता है। हैकर ज्यादातर बड़े बड़े कंपनीज को ही टारगेट करते हैं, जिसका मेन मकसद ज्यादातर पैसा कमाना ही होता है। और चाहे तो हैकर एक कंपनी की पूरा सर्वर सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है। इन हैकर्स को ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। इसके अलावा व्हाइट हैट हैकर्स भी होता है, जिसका काम है किसी टेररिस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी को ट्रैक करना जो गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज में होती है और किसी कंपनी की सर्वर को हैकिंग से सुरक्षित रखना। इन हैकर्स को गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है और इनको एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए कुछ बड़ा हैकिंग की बात करते हैं जहां मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा है। साल 1999 में यूएसए का एक स्पेस एजेंसी नासा और डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का पूरा सर्वर सिस्टम को ही हैक कर लिया गया था। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये हैकिंग किया था सिर्फ 15 साल का एक टीनेजर लड़का ने, जिसका नाम था जोनाथन जेम्स। उन्होंने डीओडी का एक बहुत ही सीक्रेट सॉफ्टवेयर को सर्वर से डाउनलोड भी कर लिया था, जिसका प्राइस था अराउंड 1.7 मिलियन यूएस डॉलर का। इस हैकिंग के कारण डीओडी और नासा को डेटा रिकवरी के बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट का खर्च करना पड़ा था और इससे करीब 3 हफ्ता तक नासा और डीओडी का सिस्टम को बंद रखना पड़ा था। दोस्तों 2013 और 14 में एक साइबर अटैक हुआ था याहू के डाटा सर्वर के ऊपर, जो एक अमेरिकन कंपनी है। और इस अटैक से करीब 3 बिलियन याहू अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि ये हैकर ग्रुप ने करीब 2 सालों तक याहू का सर्वर को अपना कंट्रोल पर रखा था, लेकिन कंपनी की एम्प्लॉइज को इसका बारे में जरा सा भी पता नहीं चला था। 2 साल बाद जब पता चल जाता है तो अब इन हैकर्स ग्रुप से करीब 2.25 मिलियन यूएस डॉलर का पेनाल्टी लिया गया था और करीब 5 साल तक इन्हें जेल पे बिताना पड़ा था। 2017 में WannaCry रैंसमवेयर अटैक बोल के पुरानी वर्जन विंडोज कंप्यूटर में एक साइबर अटैक हुआ था। दोस्तों रैंसमवेयर अटैक का मतलब ये होता है जो किसी मैलवेयर या वायरस के माध्यम से किसी कंपनी या इंडिविजुअल के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और उसको रिकवरी के बदले में उससे पैसा मांगा जाता है, जिसको रैंसम कहा जाता है। 2017 में जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था वो कुछ स्पैम ईमेल के जरिए किया गया था। जो भी उस ईमेल को ओपन किया था उसका कंप्यूटर एक हैकर के कंट्रोल में आ गया था और उसको रिकवरी के बदले में एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ा था। और इस अटैक से दुनिया का करीब 150 देशों का करीब 3 लाख कंप्यूटर को हैक कर लिया गया था और करीब 4 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था इस अटैक के दौरान। दिसंबर 2022 में एक साइबर अटैक हुआ था एम्स दिल्ली की डाटा सर्वर के ऊपर, जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज की ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये हैकिंग किया था एक हांगकांग बेस्ड हैकर ग्रुप ने, जो एम्स का 5 मेन डाटा सर्वर को हैक कर लिया था और हॉस्पिटल का 1.3 टेराबाइट डाटा, जैसे कि पेशेंट्स के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके पूरा सर्वर को सीज कर लिया था। और रिपोर्ट के अनुसार सर्वर को रिकवरी के बदले में 200 करोड़ रुपया रैंसम मांगा गया था बिटकॉइन के जरिए। लेकिन दोस्तों एम्स के पास एक बैकअप सर्वर भी था, जहां से लगभग सारी इंपॉर्टेंट डाटा को रिकवरी कर लिया गया था और इससे 7 दिन तक एम्स का सर्वर को डाउन रखना पड़ा था। और दोस्तों इसीलिए हमें अपनी डाटा का एक बैकअप हमेशा अलग से रखना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हैकिंग का। हैकर्स हमेशा अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं किसी बड़ा कंपनी या लोगों को टारगेट करने के लिए। ठीक इसी तरह आजकल साइबर फ्रॉड की मात्रा भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। दोस्तों इसका पीछे सबसे बड़ा हाथ है डिजिटलाइजेशन का। आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से हर एक काम डिजिटलाइज्ड हो रहा है, चाहे वो किसी भी सरकारी या प्राइवेट काम हो। लगभग सारी काम ज्यादातर ऑनलाइन तरीके से ही किया जा रहा है, जहां हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन कंपनी की वेबसाइट पर सेव होता है। इसके अलावा हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम, फेसबुक जैसा ना जाने कितनी
वेबसाइट पर अपना अकाउंट भी बना चुके हैं, जहां हम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक डिटेल जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम उस कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं कि हमारी डाटा उस कंपनी की वेबसाइट पर कितनी सेफ है। और फ्रॉडस्टर इन सब कंपनी की कुछ एजेंट्स के माध्यम से और कुछ डार्क वेब पर जाकर हमारे डाटा को खरीदते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि डार्क वेब एक ऐसा वेब पेज है जहां हैकर पहले किसी कंपनी की वेबसाइट को हैक करके लोगों का डाटा को चुराते हैं और उसको डार्क वेब पर जाकर बेचते हैं, और फ्रॉडस्टर इन डाटा को खरीदते हैं, जहां बेचने वाला और खरीदने वाला की आइडेंटिटी डार्क वेब पर छुपा रहता है। हाल ही में होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल की सिर्फ सितंबर महीना तक करीब 11,333 करोड़ रुपया फ्रॉड होने का रिपोर्ट जा चुके हैं, और यह आंकड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन्होंने फ्रॉड होने के बाद साइबर क्राइम वेबसाइट पर या पुलिस को रिपोर्ट दर्ज किया है। और इसके अलावा ना जाने कितने लोगों ने साइबर अपराध मामलों में पैसा तो गवाते हैं, लेकिन इसका कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं, और रिपोर्ट इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम होती है। दोस्तों, हैकर्स की तरह फ्रॉडस्टर भी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी हमें लॉटरी का लालच देके, कभी बैंक अकाउंट रिलेटेड इशू बोल के, कभी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू, केवाईसी रिलेटेड इशू, कभी लोन, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब टॉपिक का ऊपर ये लोग मिमिक्री करके या तो फ्रॉड कॉल करते हैं या मैसेजिंग करते हैं, और जो भी इन लोगों का बातों पर आके सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, तो वही इन सब फ्रॉडस्टर के हाथ पे पैसा गवाते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन फ्रॉडस्टर को उसका मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या ईमेल के माध्यम से पकड़ना क्यों मुश्किल है, क्यों ज्यादा एजेंसियां इतना आसानी से इन स्कैमर्स को ढूंढ नहीं पाते हैं। चलिए जानते हैं। स्कैमर्स जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी फेक होता है, जिससे उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर क्राइम ये लोग दूसरी देश में बैठ कर करते हैं, और हर देश का अपना अपना कानून व्यवस्था होती है। एक देश से दूसरी देश में जाकर जांच करना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। स्कैमर्स अक्सर VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर का IP एड्रेस को और लोकेशन को छुपा देते हैं, और इसके कारण हैकर जो भी कंप्यूटर से हैक करते हैं उस कंप्यूटर को IP एड्रेस के माध्यम से ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। और फ्रॉडस्टर कॉलिंग के लिए किसी मोबाइल टावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्कैमर्स ज्यादातर VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जहां इंटरनेट के माध्यम से ही कॉल किया जाता है, जैसे हम लोग व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। ये लोग दुनिया का किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, और इसीलिए इन लोगों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। और फ्रॉडस्टर जो भी पैसा कमाते हैं उसको क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, या तो पैसा को लीगल बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पैसा को अलग अलग देश का अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं, और उस पैसा को डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे कि कुछ अमाउंट किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कैश में और कुछ अकाउंट में। ऐसे पैसा को लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, और इससे पैसा का जो ओरिजिन है उसको पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इस टेक्निक को स्मूर्फिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि साइबर क्रिमिनल्स हमेशा नया नया टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और दिन बर दिन साइबर क्राइम की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, और इसीलिए जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है हर एक केस को सही तरीके से डील करना और फ्रॉडस्टर को ढूंढ कर निकालना। लेकिन दोस्तों, फ्रॉडस्टर को तो पकड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें भी थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन सब फ्रॉडस्टर से बचने के लिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, OTP, CVV, पिन वगैरह कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बैंक या किसी डिपार्टमेंट से है बोल के मिमिक्री करके आपको फ्रॉड कॉल करके पिन, OTP वगैरह मांगते हैं, तब तुरंत उसका फोन काट के कंपनी की कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या तो डायरेक्टली बैंक पे जाकर कंप्लेंट देना चाहिए। और अगर आपका अकाउंट रिलेटेड कुछ इशू है तो उसका सोल्यूशन बैंक से पूछताछ करना चाहिए। फ्रॉडस्टर हमेशा डराने की कोशिश करते हैं, जैसे कभी बोलते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कभी बोलते हैं कि आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, कहीं पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। इन्हीं सब बातों पर आकर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक से हमें बार बार मैसेज आता है कि किसी अनजान को आप कभी भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अगर आपका अकाउंट रिलेटेड कुछ इशू होता है तो बैंक से मैसेज भेजा जाता है, और आप अपना नियरेस्ट बैंक पे जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल पर कुछ URL जैसा लिंक आते हैं किसी अनजान व्यक्ति से, तो उसको कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फेक लिंक भी हो सकता है फ्रॉडस्टर की वेबसाइट में जाने का, जहां आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो सकता है और आपकी डाटा किसी फ्रॉडस्टर के हाथ पे जा सकता है। किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को किसी थर्ड पार्टी लिंक से इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करना चाहिए, या ऐप स्टोर से आप डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आजकल ऐप स्टोर में भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट और अननेसेसरी ऐप्स अवेलेबल है जो आपकी डाटा को चोरी कर सकता है। इसीलिए किसी भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा जांच कर लीजिएगा। अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर में पेमेंट प्रोटेक्शन फीचर्स अवेलेबल है तो उसका तुरंत एनेबल करके रखिए।
और दोस्तों साइबर फ्रॉड ज्यादातर पुरानी वर्जन विंडोज कंप्यूटर में होते हैं। सिक्योरिटी अपडेट नहीं होने की वजह से हैकर्स को आसानी हो जाता है वो सब कंप्यूटर को हैक करने के लिए, और इसलिए कंप्यूटर या मोबाइल का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने के साथ साथ सिस्टम का सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपडेट करते हैं। और सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो किसी मेलवेयर या वायरस को डिटेक्ट करके उसको सिस्टम से डिलीट कर देते हैं और सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। हमेशा अपनी बैंक स्टेटमेंट पर नजर बनाए रखना चाहिए। अगर आपके परमिशन के बिना कोई लेन देन हो रहा है तो उसका तुरंत बैंक पे जाकर जांच करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड भी हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए इन सब फ्रॉडस्टर से बचने के लिए। उम्मीद है आपको थोड़ा सा जानकारी जरूर मिल गया होगा कि कैसे हमें फ्रॉडस्टर लूटने का प्लान बनाते हैं और क्यों इन लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है और इनसे हमें कैसे बचना चाहिए। दोस्तों वीडियो को अपना दोस्तों और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।